क्या ये बात काबिल यकीन लगती है कि ज़मीन को मुकम्मल तौर पर बर्फ से जमाने वाले जो अरबों साल पुराने बर्फानी दौर थे, मेरा मतलब है जिन्हें हम आइस एजेस कहते हैं, वो किसी इंतहाई शदीद सर्दी की वजह से नहीं आए थे? हाँ, ये एक ऐसा फैक्ट है जो आमतौर पर लोगों को बहुत हैरान करता है। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इस आर्जियाती मामले का जवाब हमें ये सिखा सकता है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा दरअसल बनाते कैसे हैं। एग्जैक्टली, और यही हमारा आज का फोकस है। जी, तो आज की इस गुफ्तगू में हम कंपाउंडिंग नामी एक इंतहाई दिलचस्प मकाले के इक्तबाजात का जायजा ले रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये समझना है कि बज़ाहिर छोटी और मामूली सी नजर आने वाली चीजें जब वक्त के साथ आपस में जुड़ती हैं तो वो कैसे इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और हमारा दिमाग इनको समझने में अक्सर फेल क्यों हो जाता है। बिल्कुल, दिमाग इनका अंदाजा लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम पैसों, सरमायाकारी या स्टॉक मार्केट की बात करें, एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है। बताइए। मतलब आखिर अरबों साल पुराने बर्फानी दौर की तारीख का हमारे बैंक अकाउंट और सरमायाकारी की दुनिया के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? बज़ाहिर तो ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। देखें, ये वाकई एक ऐसा जाविया है जो आमतौर पर सोचने में नहीं आता। मतलब हम लोग अक्सर जियोलॉजी और फाइनेंस को अलग अलग खानों में रखते हैं। सही, लेकिन अक्सर औकात मुख्तलिफ और बज़ाहिर गैर मुताल्लिका शोबों से मिलने वाले असबाक हमें जिंदगी और सरमाए के बारे में सबसे अहम और बुनियादी हकाइक सिखा सकते हैं। वाह, मतलब कायनात के कुछ उसूल हर जगह एक जैसे काम करते हैं? बिल्कुल। जब जियोलॉजी या ज़मीन की तारीख जैसी साइंस का मुताला किया जाता है तो फितरत के वो उसूल समझ आते हैं जो सिर्फ पत्थरों या मौसमों पर ही नहीं बल्कि इंसानी रवैयों और माशियात पर भी बिल्कुल उसी तरह लागू होते हैं। यानी उसूल एक ही है? जी, कायनात के कुछ बुनियादी उसूल हैं जो हर जगह यकसां काम करते हैं और कंपाउंडिंग उनमें से एक सबसे ताकतवर उसूल है। अर्जियात में जो अमल अरबों साल लेता है, वही उसूल मुआशियात में चंद दहाइयों में मोजज़े दिखा सकता है। ठीक है, तो फिर आइए इसे शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ज़मीन की तारीख पर नज़र डाली जाए तो 19वीं सदी तक साइंसदानों को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी ज़मीन माजी में कई बार मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक चुकी थी। हाँ, उन्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और फिर उन्हें कुछ ऐसे शवाहिद मिले जैसे बेतरतीब जगहों पर पड़े हुए दीवीकल पत्थर और ऐसी चट्टानें जिन्हें रगड़कर बिल्कुल पतला कर दिया गया था, जिससे साबित हुआ कि जमीन पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग बर्फानी अदवार गुजर चुके हैं। 5 अलग अलग, बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। अब हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया को जमाने, फिर पिघलाने और फिर दोबारा जमाने के लिए कितनी बेपनाह तवानाई दरकार होगी। मेरा मतलब है, पहले साइंसदानों का ख्याल था कि शायद जमीन पर बनने वाले बड़े पहाड़ों ने हवाओं का रुख बदल दिया होगा। सही, या फिर आतिशफशां का नजरिया था। जी बिल्कुल, कि शायद कोई बहुत बड़े और खौफनाक आतिशफशां फटे होंगे जिन्होंने राख से सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया होगा। लेकिन इन नजरियात में एक बहुत बड़ी खामी थी। एग्जैक्टली, वो खामी ये थी कि कोई एक आतिशफशां या पहाड़ एक बर्फानी दौर की तौजीह तो पेश कर सकता था, हाँ, मगर 5 अलग अलग अदवार की नहीं। ये एक बाकायदा साइकिल था, एक चक्कर था जिसके पीछे कोई और ही कहानी थी। तो फिर ये मामला हल कैसे हुआ? यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस मामले का हल किसी पहाड़ या आतिशफशां में था ही नहीं, बल्कि ये खला के निजाम में छुपा हुआ था। खला में? अच्छा, ज़मीन की हरकत और दीगर सैयारों की कशिश से शकल का गहराई से मुताला किया। सही। उसने दरियाफ्त किया कि सूरज और चांद की कशिश शकल जमीन की हरकत और इसके झुकाव पर मामूली सा असर डालती है। इस साइकिल की वजह से जो दसियों हजार साल तक मोहित हो सकता है, जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को कभी थोड़ी ज्यादा और कभी थोड़ी कम सूरज की रोशनी मिलती है। लेकिन सिर्फ सूरज की रोशनी कम ज्यादा होने से पूरी जमीन कैसे जम सकती है? यही तो असल पॉइंट है। कहानी में असल मोड़ तब आया जब एक रूसी माहिर मौसमियात व्लादिमीर कोपिन ने इस तहकीक को मजीद गहराई से परखा। अच्छा? उसने एक ऐसी बात दरियाफ्त की जो साइंसदानों की उस वक्त की तमाम सोच के बिल्कुल बरक्स थी।
बर्फानी दौर किसी इंतहाई शदीद और जमा देने वाली सर्दियों की वजह से नहीं आए थे। तो फिर किस वजह से आए थे? उसकी असल वजह मामूली ठंडी गर्मियां थी, यानी मॉडरेटली कूल समर्स। क्या बात कर रहे हैं, मामूली ठंडी गर्मियाँ। ये बात सुनकर जहन फौरन एक मंजर बनाता है। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के मुशाहिदे से जोड़ें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इलाके में सर्दियों में बहुत सारी बर्फबारी हो। बिल्कुल। अब आम तौर पर जब गर्मियाँ आती हैं तो वो सारी बर्फ पिघल जानी चाहिए, लेकिन चूंकि इस बार गर्मियाँ थोड़ी सी, बस मामूली सी ज्यादा ठंडी थीं, तो पिछली सर्दियों की थोड़ी सी बर्फ पिघलने से रह गई। एग्जैक्टली। और यही वो टर्निंग पॉइंट है। और फिर जब अगली सर्दियां आएंगी तो जमीन पर पहले से ही एक बर्फ की तह मौजूद होगी, उस पर नई बर्फ को जमने में और भी आसानी होगी। जी, और उसकी वजह से बर्फ का हुजूम बढ़ता जाएगा। और चूंकि बर्फ का रंग सफेद होता है तो ये सूरज की रोशनी को जमीन में जज्ब होने के बजाय वापस खला में मुनक्किस यानी रिफ्लेक्ट कर देगी। बिल्कुल सही लॉजिक है। इस अमल से जमीन मजीद ठंडी होगी और अगली गर्मियों में बर्फ का पिघलना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये सिलसिला एक ना रुकने वाले चक्कर की सूरत इख्तियार कर लेगा। ये जो मंजर आपने खींचा है, ये दरअसल साइंस की दुनिया में बर्फ के जमने का वो बुनियादी असूल है जो खुद को मुसलसल ताकत देता है। एक तरह से कंपाउंडिंग हो रही है बर्फ की। जी बिल्कुल। चंद 100 सालों के अंदर अंदर मौसम की एक मामूली सी तब्दीली, जो शायद उस वक्त किसी को महसूस भी ना हो, एक पूरे बरे-आज़म को बर्फ की मोटी तह में तब्दील कर देती है। वाह! मशहूर माहिर ग्लेशियर्स गुवेन शोल्ट्स ने इसे बहुत खूबसूरती से बयान किया है। उनका कहना है कि बर्फानी तोदे उस वजह से नहीं बनते कि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, सही। बल्कि उनके बनने की असल वजह यह है कि बर्फ चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना हो, वो बाकी रह जाती है, वो पिघलती नहीं है। यानी उसका बाकी रहना असल कमाल है। एग्जैक्टली। और यही वो बुनियादी असूल है जो ये साबित करता है कि बहुत बड़े और हैरान कुन नताइज हासिल करने के लिए किसी बहुत बड़ी और जबरदस्त ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर किसी चीज में वक्त के साथ जुड़ने यानी कंपाउंड होने की सलाहियत मौजूद है, तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत भी ऐसे नताइज दे सकती है जो आम मंतिक से बिल्कुल बालातर महसूस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब अगर हम इसी चीज को फाइनेंस में देखें ना, हाँ, ये बर्फानी दौर का मॉडल हमें बताता है कि असल ताकत शिद्दत में नहीं, वक्त और तसलसल में है। और अगर इसी तसलसल का लेंस लगाकर पैसों और सरमायाकारी की दुनिया को देखा जाए, तो दुनिया के सबसे मशहूर सरमायाकार वॉरेन बफेट की कामयाबी का असल राज समझ में आता है। वॉरेन बफेट की मिसाल कंपाउंडिंग की सबसे क्लासिक मिसाल है। बिल्कुल। मुकाले के आदादोशुमार के मुताबिक उनकी कुल दौलत तकरीबन 84.5 अरब डॉलर है। अब ये सुनकर फौरन जहन में आता है कि वाह, क्या कमाल का सरमायाकार है। जी हाँ। लेकिन जो आदादोशुमार वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं वो ये हैं कि इस 84.5 अरब डॉलर में से 81.5 अरब डॉलर यानी उनकी दौलत का तकरीबन 96% हिस्सा उनकी 65 साल की उम्र के बाद आया। 65 साल के बाद? जरा सोचें इस बात पर। मतलब जब आम लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर गुजारा कर रहे होते हैं या अपनी जमा पूंजी समेट रहे होते हैं, उस वक्त उनकी दौलत ने अपना असल जादू दिखाया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी बहस करना चाहूंगी, क्योंकि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जी जी, बताएं क्या उलझन है? देखें, क्या हम वॉरेन बफे की काबिलियत को कुछ ज्यादा ही कम नहीं समझ रहे? मेरा मतलब है, उन्हें दुनिया के बेहतरीन दिमागों में शुमार किया जाता है। वो जानते हैं कि कौन सी कंपनी खरीदनी है, कब बेचनी है। बिल्कुल, वो एक मास्टर इन्वेस्टर है। उन्होंने मार्केट के कई बहरान और क्रैश देखे हैं। तो क्या वाकई सिर्फ वक्त ही सब कुछ है? उनकी इस गैर मामूली महारत का कोई कमाल नहीं? देखिए, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है और ये पूरी तरह जायज भी है। जाहिरी बात है कि वॉरेन बफेट कोई आम इंसान नहीं है। वो वाकई एक शानदार और गैर मामूली जहानत रखने वाले सरमायाकार है। हाँ ना, मतलब स्किल तो है उनके पास। बिल्कुल है। वो पिछले कई सालों से औसतन 22% सालाना मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि मुसलसल इतने सालों तक बरकरार रखना बजाते खुद एक बहुत बड़ा कमाल है। सही। लेकिन उनकी कामयाबी की पूरी इमारत को सिर्फ उनकी जहानत या महारत की बुनियाद पर खड़ा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। उनका सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार उनकी सरमायाकारी का दौरानिया है। दौरानिया मतलब टाइम पीरियड? जी। उन्होंने महज 10 साल की उम्र में संजीदगी से सरमायाकारी शुरू कर दी थी।
अब जरा इस बात को एक फर्जी जाविये या थॉट एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अच्छा, बताइए। फर्ज कीजिए कि बफेट एक आम इंसान होते। वो अपना बचपन और जवानी दुनिया घूमने, अपने शौक पूरे करने और मुख्तलिफ करियर आजमाने में गुजारते, और फिर 30 साल की उम्र में जाकर वो संजीदा होते जब उनके पास कुल जमा पूंजी सिर्फ $25,000 होती। जैसे कि ज्यादातर आम लोगों के साथ होता है। एग्जैक्टली। वो 30 साल की उम्र में सरमायाकारी शुरू करते और 60 साल की उम्र में रिटायर होकर अपने बच्चों और पोतों के साथ वक्त गुजारने का फैसला करते। ठीक है। अब फर्ज करें इस दौरान भी उनकी सरमायाकारी की महारत बिल्कुल वही रहती और वो 22% सालाना मुनाफा ही कमाते, तो क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज उनकी दौलत कितनी होती? मेरा ख्याल है 84 अरब न सही, कुछ अरब तो होती। बिल्कुल नहीं, उनकी दौलत आज सिर्फ $11.9 मिलियन होती। क्या? सिर्फ 11.9 मिलियन? जी, यानी जो दौलत उनके पास आज है ये उससे 99.9% कम होती। माय गॉड, ये महारत वही रही, मुनाफे की शरह भी वही रही, लेकिन सिर्फ वक्त के दौरानिये ने अरबों डॉलर को चंद मिलियन तक सुकेड़ कर रख दिया। ये तो वाकई होश उड़ा देने वाले आदात शुमार है। मतलब 84.5 अरब डॉलर और $11.9 मिलियन के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यही कंपाउंडिंग की ताकत है। ये सारा फर्क सिर्फ इस वजह से आया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की, और सबसे अहम बात ये कि वो रुके नहीं। उनका सरमाया बिल्कुल उसी बर्फ की तरह था जो पिघली नहीं और उस पर मजीद बर्फ जमती चली गई। बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। लेकिन अगर हम इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें, अगर वक्त ही इतनी बड़ी ताकत है, तो क्या एक ऐसा शख्स जो गैर मामूली तौर पर ज़हीन हो, जो मुनाफा कमाने में बफेट से भी कई गुना ज्यादा तेज हो, सही, क्या वो सिर्फ अपने जबरदस्त रिटर्न्स की बदौलत उस वक्त की कमी को पूरा कर सकता है? ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है। और इस सवाल के जवाब के लिए हमारे पास एक और इंतहाई दिलचस्प किरदार मौजूद है, जिम साइमंस। सही। जिम साइमंस, जो कि एक मशहूर हेज फंड के सरबराह हैं, उन्होंने 1988 से लेकर अब तक हैरत अंगेज तौर पर 66% सालाना मुनाफा कमाया है। 66% एक साल में? ये पागलपन की हद तक ज्यादा है। 66%, ये वॉरेन बफेट के 22% मुनाफा से पूरे 3 गुना ज्यादा है। अगर खालिस महारत, तेजी और सालाना रिटर्न की बात की जाए तो साइमंस के करीब भी कोई नहीं आता। बिल्कुल, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जब उनकी दौलत देखी जाती है तो वो तकरीबन 21 अरब डॉलर के लगभग है, यानी बफेट के मुकाबले में उनके पास 75% कम दौलत है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स 3 गुना ज्यादा तेज दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो मंजिल पर 75% पीछे है? अगर इस मुआम्मे को बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखा जाए ना, तो जवाब फिर से उसी एक लफ्ज पर आकर रुक जाता है, और वो है वक्त। वक्त, फिर से वही बात। जी, जिम साइमंस ने सरमायाकारी की इस दौड़ में अपना असल मुकाम 50 साल की उम्र में जाकर पाया। उन्हें बफेट के मुकाबले में कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वक्त मिला। अच्छा, 50 साल की उम्र में साइमंस ने यकीनन एक मौजिज़ाती मुनाफा कमाया, लेकिन कंपाउंडिंग की दुनिया में वक्त की कमी को सिर्फ महारत से पूरा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सही। अब जरा इसी फर्जी खाके को साइमंस पर लागू करके देखते हैं। अगर जिम साइमंस को भी बफेट की तरह 70 साल का अरसा मिलता और वो इन 70 सालों तक 66% का मुनाफा मुसलसल कमाते लेते, तो उनकी दौलत कितनी होती? यकीनन बफेट से तो बहुत ज्यादा होती। ये एक ऐसा हिंसा है जो हमारी रोजमर्रा की गिनती से ही बाहर हो जाता है। उनकी दौलत होती 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन डॉलर्स। एक मिनट, क्या क्विंटिलियन? जी हाँ, 1 क्विंटिलियन में 1 अरब के बाद मजीद 1 अरब ज़र्ब होता है। ये एक इतना बड़ा, नाकाबिले यकीन और गैर अमली हद तक बड़ा हिंसा है कि आम इंसान के लिए उसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। मतलब ये तो दिमाग को सुन कर देने वाला हिंसा है। दुनिया के तमाम साहलों पर मौजूद रेत के जर्रों को गिन लिया जाए तो शायद वो इस हिंसे के करीब पहुंच सके। लेकिन इस मुवाजने का असल मकसद ये दिखाना है कि जब तरक्की या इजाफे की रफ्तार में मामूली सी भी तब्दीली आती है और उसे एक लंबा वक्त मिल जाता है, तो नताइज इतने गैर हकीकी हो जाते हैं कि आम इंसानी फहम उनको हजम नहीं कर पाती। बिल्कुल। इसीलिए जब भी किसी बड़ी कामयाबी, चाहे वो बर्फानी दौर का आना हो या वॉरेन बफेट की बेपनाह दौलत, उसका जायजा लिया जाता है तो अक्सर उसके असल मुहर्रिक को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि महज वक्त और तसलसल है।
تو اگر یہ سب اتنا ہی واضح ہے، اگر وقت کی طاقت اتنی ہی زبردست ہے، اور اگر کمپاؤنڈنگ کا اصول واقعی اتنے معجزے دکھا سکتا ہے، تو آخر ہم سب اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر یہ اتنا ہی آسان ہے کہ بس شروعات کرو اور پھر انتظار کرو، تو لوگ اسے نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ مقالے میں اس کی بڑی زبردست نفسیاتی اور ریاضیاتی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ ہمارا دماغ کیوں اس سیدھی سی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری رہتا ہے۔ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری انسانی نفسیات اور دماغ کی ساخت ہے۔ ہمارا دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے وہ اس طرح کی تیز رفتار اور پراسرار ترقی کو سمجھنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، دماغ میں کیا مسئلہ ہے؟ انسانی دماغ بنیادی طور پر لینئر یا ایک سیدھی لکیر میں سوچنے کا عادی ہے۔ ارتقائی طور پر انسان نے چیزوں کو جمع کرنا سیکھا ہے۔ جیسے 1 + 1 2؟ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر پچھلے مہینے 10 روپے بچائے گئے اور اس مہینے مزید 10 روپے بچائے گئے تو دماغ آسانی سے حساب لگا لیتا ہے کہ 2 مہینے میں 20 روپے ہو گئے۔ ہم چیزوں کو ایک کے بعد ایک جمع کرنے کے عادی ہیں۔ صحیح، یہ لینئر تھنکنگ ہے۔ لیکن کمپاؤنڈنگ لینئر نہیں ہوتی، وہ ایکسپونینشل ہوتی ہے، یعنی وہ ضرب کھاتی ہے اور ہر گزرتے قدم کے ساتھ اپنی رفتار دگنی کر لیتی ہے۔ ایک سادہ سی ریاضی کی مثال سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ بتائیں۔ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ 8 کو 9 بار آپس میں جمع کریں، یعنی 8 + 8 + 8، تو وہ سیکنڈوں میں حساب لگا کر بتا دے گا کہ جواب 72 ہے۔ ہاں، 72، یہ تو آسان ہے۔ لیکن اگر اسی شخص سے کہا جائے کہ 8 کو 9 بار آپس میں ضرب دیں، یعنی 8 ضرب 8 ضرب 8، تو اس کا دماغ فوراً جواب دے ہی نہیں سکتا۔ بالکل، مجھے بھی کیلکولیٹر چاہیے ہوگا۔ اسے محسوس ہوگا کہ شاید جواب چند ہزار میں ہوگا، لیکن اصل جواب 72 یا چند ہزار نہیں بلکہ 134 ملین آتا ہے۔ 134 ملین! واو، 134 ملین صرف 9 بار ضرب دینے سے؟ جی، اور چونکہ یہ نتائج روزمرہ کے سیدھے سادے حساب کتاب سے اتنے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے انسانی دماغ لاشعوری طور پر انہیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا پھر ان کی طاقت کو بہت کم سمجھتا ہے۔ یہ ریاضی والی مثال تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دماغ کے دھوکہ کھانے کا یہ عمل صرف پیسوں یا سرمایہ کاری کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ اور کہاں ہوتا ہے؟ مقالے میں ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیوز کی جو مثال دی گئی ہے وہ اس رویے کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ مطلب سنیں، 1950 کی دہائی میں پہلی بار 3.5 میگا بائٹ کی ہارڈ ڈرائیو بنائی گئی۔ صحیح۔ پھر 1970 تک یہ ٹیکنالوجی 70 میگا بائٹ تک پہنچ گئی۔ اگر 1950 سے 1990 تک کے پورے 40 سالوں کا حساب لگایا جائے تو دنیا نے کل ملا کر صرف 296 میگا بائٹس کی سٹوریج کا اضافہ کیا۔ 40 سالوں میں صرف 296 میگا بائٹس؟ یعنی یہ ایک سیدھی لکیر والی لینئر ترقی تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ لینئر تھی۔ لیکن پھر 1990 سے لے کر 2019 کے درمیان کیا ہوا؟ یہ چھلانگ 296 میگا بائٹ سے سیدھی 100 ملین میگا بائٹس تک چلی گئی۔ 100 ملین؟ ہاں، ایک دم سے دنیا بالکل بدل گئی۔ 4 ٹیرا بائٹ اور پھر 100 ٹیرا بائٹ کی ڈرائیوز عام ہونے لگیں۔ اب سوچئے، اگر 1950 میں کوئی بہت ہی پرامید شخص ہوتا تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی پیش گوئی کرتا کہ شاید ہماری زندگی میں سٹوریج 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ ہاں، حد سے 10,000 گنا۔ بہت ہی پاگل پن کی حد تک سوچتا تو 10,000 گنا کہہ دیتا۔ کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ 30 ملین گنا بڑھ جائے گی، اور یہ دھوکہ صرف عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ بالکل، بڑے بڑے ایکسپرٹس اس میں مات کھا جاتے ہیں۔ دنیا کے ذہین ترین دماغ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2004 میں بل گیٹس نے، جو خود ٹیکنالوجی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، جی میل کے 1 GB سٹوریج دینے کے فیصلے پر حیرانی اور کچھ حد تک تنقید کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ آخر اتنی زیادہ سٹوریج کی کسی کو ضرورت ہی کیا پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، جب بل گیٹس جیسا دور اندیش اور ٹیکنالوجی کی نبض کو سمجھنے والا انسان بھی کمپاؤنڈنگ یا ایکسپونینشل گروتھ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں غلطی کر سکتا ہے، تو ایک عام انسان کے لیے اس کا ادراک کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مصنف سٹیون لیوی نے بل گیٹس کے اس واقعے پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھے، ان کا ذہن اس پرانے تصور پر ہی اٹکا ہوا تھا کہ سٹوریج ایک محدود چیز ہے جسے سنبھال کر اور بچا کر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جی،
इंसान कभी भी इस बात का आदी नहीं हो पाता कि चीजें कितनी तेजी से और कितनी बड़ी मिकदार में बढ़ सकती हैं, और यही वो बुनियादी खतरा है जिसकी तरफ ये मकाला तवज्जो दिलाता है। जब कंपाउंडिंग फहम से बालातर हो जाती है, जब उसके नताइज गैर मंतकी लगने लगते हैं, तो लोग इसकी खामोश ताकत को यकसर नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर होता यह है कि मसाइल का हल दूसरी ज्यादा पेचीदा चीजों में ढूंढा जाने लगता है। हाँ ना, लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लोग पेचीदा हिकमत अमलियां बनाते हैं, रातों रात अमीर होने के तरीके तलाश करते हैं और हद से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई रुक कर कंपाउंडिंग की खामोश, सुस्त लेकिन इंतहाई ताकतवर फितरत पर गौर नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग मार्केट के नित नए हथकंडे सीखने की कोशिश करते हैं। कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कब बेचना है, कब खरीदना है, माशी हालात का क्या असर होगा। सही। लोग इन चीजों पर अपनी पूरी जिंदगी और तमाम तवानाइयां लगा देते हैं, क्योंकि बज़ाहिर यही तरक्की करने और अमीर होने का सबसे मंतकी और तेज तरीन तरीका लगता है। मार्केट में हजारों किताबें मिल जाएंगी जो माशी साइकिल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर लिखी गई हैं। रातों रात कामयाबी के राजों कर भी। बिल्कुल। वॉरेन बफेट की कामयाबी पर भी कोई 2000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हैरत की बात है कि किसी भी किताब का नाम ये नहीं है कि इस शख्स ने पौने सदी तक मुसलसल और खामोशी से सरमायाकारी की है। हाँ, वाकई किसी किताब का ये नाम नहीं है। हालांकि हकीकत तो ये है कि उनकी कामयाबी का 99% राज तो इसी एक जुमले में छुपा हुआ है। शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे कारआमद और सबसे सच्ची फाइनेंस की किताब सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। और इसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम हो शट अप एंड वेट, यानी चुप रहो और इंतजार करो, और इसके अंदर सिर्फ एक ग्राफ बना हो जो तवील मुद्दती माशी तरक्की को दिखा रहा हो। क्योंकि असल कमाल कुछ करने में नहीं, बल्कि कुछ ना करने और वक्त को अपना काम करने देने में है। और यही इस पूरी बहस का असल निचोड़ है। असल कामयाबी इसमें नहीं है कि एक ही बार में कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया जाए या कोई ऐसा गैर मामूली मुनाफा कमा लिया जाए जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। हाँ, क्योंकि वो तो किस्मत भी हो सकती है। एग्जैक्टली। जो बहुत ज़्यादा मुनाफा या अचानक मिलने वाली बहुत बड़ी कामयाबी होती है, वो अक्सर एक वक्ती खुशकिस्मती या मार्केट का एक ऐसा उतार चढ़ाव होता है जिसे बार बार नहीं दोहराया जा सकता। बेहतरीन सरमायाकारी का राज ये है कि अच्छे, मुनासिब और काबिल अमल रिटर्न्स हासिल किए जाएं। और फिर उन पर कायम रहा जाए। बिल्कुल, उन पर सख्ती से कायम रहा जाए और उन्हें मुसलसल बगैर रुके तवील अरसे तक बरकरार रखा जाए। जब ये तसलसल कायम रहता है तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है और वो नताइज पैदा करती है जो किसी मौजज़े से कम नहीं होते। सही। इसके बरक्स जब सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़कर बार बार हिकमत अमलियां बदली जाती हैं, तो अक्सर इसका नतीजा भारी नुकसानात की सूरत में निकलता है। ये तसलसल ही वो ताकत है जो मामूली सी शुरुआत को वक्त के साथ एक नाकाबिले तस्खीर पहाड़ में बदल देती है। वाकई। ये सारी बहस हमें एक बड़ी अजीब सी हकीकत के सामने खड़ा कर देती है। ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ पैसों या सरमायाकारी पर ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। 100%। चाहे वो कोई नया हुनर सीखना हो, सेहत बेहतर बनाना हो या इंसानी रिश्ते निभाना हो, तसलसल और वक्त ही वो जादुई अज्जा हैं जो मामूली सी कोशिश को अजीम शान नताइज में बदल देते हैं। आज हमने मुस्बत चीजों की बात की। जी बिल्कुल। कि चाहे वो पैसों की सरमायाकारी हो, कोई छोटी सी अच्छी आदत हो या रोजाना सीखी गई कोई नई बात हो, ये किस तरह वक्त के साथ मिलकर इतनी बड़ी ताकत बन सकती हैं कि दुनिया को हैरान कर दें। लेकिन क्या? जरा सोचिए, अगर कंपाउंडिंग का असूल इतना ही गैर जानिबदार और बेरहम है, तो उन छोटी छोटी बुरी आदतों का क्या होगा जो इंसान रोजाना दोहराता है। ओह, ये तो वाकई खतरनाक सोच है। वो बेजरर सी गलतियां जिन्हें आज ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इनसे भला क्या फर्क पड़ता है। क्या वो खामोशी से अंदर ही अंदर कंपाउंड नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोजमर्रा की ये छोटी छोटी बज़ाहिर मामूली सी कोताहियां हमारे मुस्तकबिल की जिंदगी में एक नया और तबाहकुन बर्फानी दौर, यानी एक पर्सनल आइस एज लाने की तैयारी कर रही हूं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।